नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि 1773 वाला जो एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें कुछ खामियां रह गई थी और इसी को दुरुस्त करने के लिए, सुधार करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1784 में द पिट्स इंडिया एक्ट को भारत के लिए बनाया और भेजा। ये जो एक्ट है इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट और 1784 भी कहते हैं। और इस एक्ट के तहत जो भी डिफेक्ट्स रहे हैं 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के, उसको सुधारा गया है। इस एक्ट से कारण जो डुअल कंट्रोल था ब्रिटिश पोजीशन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी का, उसमें जो भी गाइडलाइंस है उसको जारी की गई थी। और ये जो एक्ट है 1784 का, ये 1858 तक इफेक्ट में रहा है। इस एक्ट का नाम द पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर का नाम था विलियम पिट द यंगर, और उनके नाम से ही इस एक्ट का नाम द पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रखा गया। इस एक्ट में बताया गया कि जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं कंपनी के, उसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और जो कमर्शियल मैटर्स हैं उसके लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसमें उसका मेन काम है जो भी सिविल मैटर्स और मिलिट्री मैटर्स हैं उनको देखना, उसके लिए निर्णय करना, और उसके लिए वो सोल अथॉरिटी थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोगों का गठन किया गया और इसमें जो हेड थे वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वही प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के। इनके अलावा चांसलर ऑफ द एक्सचेकर और 4 प्रिवी काउंसलर्स थे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जिसका काम कमर्शियल का एक्टिविटीज़ को देखना था, उसके लिए हमने बात कर ही ली है पिछले वाले वीडियो में। इस एक्ट ने ये बात भी कंफर्म कर दी, मैंडेटेड कर दी कि जो भी सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स इस कंपनी के अधीन ब्रिटेन से काम करने यहाँ आएंगे, उन्हें 2 महीने के अंदर, अपनी ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर ही अपनी जो भी प्रॉपर्टी इंडिया और ब्रिटेन में उसको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा। ये प्रोसेस आज भी चलता है। अगर आप गवर्नमेंट सिनेरियो में देखें तो जो भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनको अपनी चल संपत्ति डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है। मेनली तो उनको जो उनकी अचल संपत्ति होती है उसे डिस्क्लोज़ करना पड़ता है, और ये हर फाइनेंशियल ईयर में इनको करना पड़ता है। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो कि 4 लोगों की काउंसिल थी, उसको घटा के 3 लोगों का कर दिया। और उसमें एक शर्त रख दी कि ये जो 3 मेंबर रहेंगे उनमें से एक मेंबर जो ब्रिटिश क्राउन आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है वो भी रहेगा। साथ में हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो गवर्नर जनरल साहब थे उनको वीटो का पावर उनसे छीन लिया गया था, तो इस एक्ट में ये वीटो का पावर उनको वापस दे दिया गया। और इस एक्ट में पहली बार ब्रिटिश पोजीशन शब्द का उपयोग किया गया, और ये कहा गया कि जो प्रेसिडेंसीज है मद्रास और बॉम्बे की, वो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आएंगी। और ये कहा गया कि बंगाल प्रेसिडेंसी का जो मुख्यालय कलकत्ता है वो ब्रिटिश पोजीशन का हेडक्वार्टर माना जाएगा। मतलब इस एक्ट ने पहली बार माना कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे इलाके जीते हैं उनको ब्रिटिश पोजीशन कहा गया, मतलब उस पर ब्रिटेन की जो सरकार है उसने मोहर लगा दी। और जैसा कि हमने बात की, इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन बना दिया गया जो कमर्शियल और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्योंकि अभी तक देखा ही जा रहा था कि ये जो कंपनी है ये राजाओं के साथ युद्ध कर रही, राजाओं के साथ ट्रीटी कर रही है, और उनकी ट्रीटी की जो शर्तें होती हैं वो भी ब्रिटेन गवर्नमेंट से नहीं पूछी जा रही थी। इसलिए जो भी पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो उसके लिए अलग गठन कर दिया, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो आपकी जो कमर्शियल मैटर्स हैं उसके लिए कर दिया। लेकिन इस एक्ट में एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इसने किसी भी तरह के जो कंपनी के अधिकार थे उसको कम नहीं किया, और कंपनी जिस तरह यहाँ पे काम कर रही थी उसी तरह काम कर रही थी। बस उसके जो ओवरऑल सुपरविज़न के जो अधिकार थे उसमें एक बाइफर्केशन कर दिया। अब कुछ इस एक्ट के ड्रॉबैक देख लेते हैं। तो इस एक्ट में भी कुछ ड्रॉबैक्स ऐसे आए हैं कि इसमें किसी भी तरह की क्लैरिटी नहीं थी कि जो कंपनी की पावर है और जो ब्रिटेन की सरकार की अथॉरिटी की पावर है उसमें क्या क्या पॉइंट्स एक दूसरे में आते, मतलब एक तरह की जो लिस्ट है वो डिस्टिंक्ट नहीं थी। और इसमें जो गवर्नर जनरल हो गए उनके 2 मालिक हो गए, उन्हें 2 मास्टर्स को सर्व करना था। एक तो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद, जिसके अधीन उनको नौकरी मिली और वो पेमेंट ले रहे हैं, और दूसरी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है या ब्रिटेन की क्राउन कहूँ। और साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनके बीच में भी किसी किसी काम को लेकर जो ईगो आ जाता था और एक तरह की क्लैशेस होती थी, क्लैशेस ऑफ ऑर्डर होता था। गवर्नर जनरल के लिए भी दिक्कत हो जाती थी कि इन दोनों के ऑर्डर में किसके ऑर्डर को वो तरजीह दे। अब बात करते हैं, जो अगला एक्ट है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1793 भी कहते हैं, और इस एक्ट ने ये तय कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगले 20 साल तक भारत में
अपना शासन कर सकती है, अपना जो एक्टिविटीज़ है वो चालू रख सकती है। या एक तरह से कहें तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, एक अधिकार था भारत में व्यापार करने का, उसको 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और इस एक्ट में ये बात रखी गई कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी चीज़ एक्वायर कर रही है, जो भी चीज़ खरीद रही है, वो उसकी नहीं होगी, वो ब्रिटेन क्राउन की सॉवरेंटी के अधीन होगी। और ये बात बिल्कुल सख्त लहजे में कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपनी बपौती या अपनी जागीर न समझे। साथ में इसमें ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मुनाफा कमाना या प्रॉफिट कमाना कंपलसरी हो जाएगा, और जो भी वो प्रॉफिट कमाएगी उसका 10% डिविडेंड के रूप में वो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है उसको देगी। ये फिक्स कर दिया कि डिविडेंड आपको 10% तो देना ही है। साथ में गवर्नर जनरल को कुछ अधिक पावर दी गई, जैसा कि जो भी गवर्नर जनरल की काउंसिल है, अगर उसके किसी डिसीजन से गवर्नर जनरल को मतभेद है तो वो अपने डिस्क्रिशन से कोई डिसीजन दे सकते हैं, या फिर उनकी बातों को ना मानने का भी अधिकार था। और ऐसी ही कुछ पावर जो है, खासकर जो सिविल और मिलिट्री अफेयर्स से जुड़ी हुई थी, वो जो लोकल जो इनके अधीन जो गवर्नर्स थे बंगाल और मद्रास के, उनको भी दे दी गई। साथ में कहा गया कि गवर्नर जनरल के एब्सेंस में एक वाइस प्रेसिडेंट जो कि उनकी काउंसिल से ही रहेगा, वो गवर्नर जनरल का जो ड्यूटीज़ है वो फुलफ़िल कर सकता है उस टाइम के लिए। साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो कंपोजिशन है उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया। जो पुराने लोग थे वो तो थे ही, साथ में 2 जूनियर्स मेंबर्स की इसमें एंट्री की गई, और ये भी शर्त थी कि जो 2 जूनियर मेंबर्स आएंगे, जरूरी नहीं कि वो ब्रिटेन के जो क्राउन है उनकी तरफ से नॉमिनेट हो, मतलब प्रिवी काउंसिल के मेंबर हो। साथ में ये कह दिया कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सैलरीज है, एक्सपेंसेस है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, वो सब ईस्ट इंडिया कंपनी को उठाना होगा। मतलब ये सारे लोगों को अपॉइंट कर रही है ब्रिटेन की पार्लियामेंट या ब्रिटेन की क्राउन, लेकिन इनका सारा खर्चा कौन उठाएगी? ईस्ट इंडिया कंपनी। साथ में ये कहा गया कि हर साल 5 लाख रुपए जो कंपनी ब्रिटेन की गवर्नमेंट को देगी, जिससे उनका जो भी एक्सपेंसेस है ब्रिटेन गवर्नमेंट का वो फुलफिल हो सके। साथ में ये भी प्रोविज़न किया गया कि जो ब्रिटेन की क्राउन है, जो ताज है, वो किसी विशेष परिस्थिति में किसी मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए और भी पैसा मांग सकता है इनसे। और ये कहा गया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े अधिकारी हैं, अगर वो बिना बताए भारत छोड़ते हैं तो उनको उनका ये जो कृत्य है ये अनुशासनहीनता में आएगा, और उनके खिलाफ टर्मिनेशन या उनका रेसिग्नेशन माना जाएगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर बिना बताए भारत को छोड़ गया, कहीं और चला गया, या छुट्टी में ही चला गया, उसने कोई लिखित सूचना नहीं दी, तो उसको हम मानेंगे कि वो व्यक्ति अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है। और इसमें कहा गया कि जो कंपनी होगी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने स्तर पर जो भी अथॉरिटी उसके अधीन आ रही हैं, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको लाइसेंस दे सकते हैं, जिससे वो किसी व्यापार कर सके। और ये जो लाइसेंस है ये लोगों को भी दे सकती है कंपनी, और कोई जो अथॉरिटी है उसको भी दे सकती है। साथ में ये जो पूरा तरीका बताया जा रहा है इसे कंट्री ट्रेड कहा गया। और ये भी कहा गया कि अगर कंपनी कोई एम्प्लॉई है, वो भी अपने प्राइवेट कैपेसिटी में कोई व्यापार करना चाहते हैं, उसके लिए भी वो लाइसेंस ले सकते हैं। और ये जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, इनके पास हमने देखा है कि जो भ्रष्टाचार है, नेपोटिज्म या जिसे करप्शन के कारण इनके पास पैसा काफ़ी अच्छा था, तो इन्होंने फिर लाइसेंस लिए, और इन्होंने जो हमारा पड़ोसी मुल्क है चाइना, वहाँ पे जो ओपीएम का ट्रेड है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और बाद में हम देखेंगे कि जो एक ओपीएम वॉर होता है जिसमें चाइना बुरी तरह हारता है, और बाद में उसके बहुत सारे हिस्से जो हैं वो ब्रिटेन और फ्रांस के पास चले जाते हैं। तो ये जो कंट्री ट्रेड है इसकी भी शुरुआत हम 1793 के जो चार्टर वो एक्ट है उसमें देख रहे हैं। और इस एक्ट ने 1793 का जो एक्ट है, इसने जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है और जो जुडिशरी फंक्शंस हैं, राजस्व काम और जो न्यायिक व्यवस्था वाले काम हैं, ये दोनों काम जो माल अदालत कर रही थी, तो माल अदालत को ही इसने एक तरह से डिसअपियर कर दिया, या रेवेन्यू कोर्ट्स को हटा दिया। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कॉर्नवालिस कोड आएगा उसके तहत एक बाइफर्केशन हो जाएगा जुडिशियल एक्टिविटीज़ और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का। अब बात करते हैं अपने अगले एक्ट की, चार्टर एक्ट 1813 की। इस एक्ट में बताया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी मोनोपोली अगले 20 साल तक रहेगी। और इस एक्ट में पहली बार जो ब्रिटिश इंडियन की जो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहाँ पे इलाके जीते थे, उसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने अपने यहाँ एक बिल लाकर उनको लीगलाइज कर दिया, मतलब उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी गई। साथ में इस एक्ट में एक बात का जिक्र आएगा कि नेपोलियन, जो कि एक तरह से उसने फ्रांस का राजा था, और उसने आसपास का जो यूरोपियन एरिया था उसमें काफ़ी सारे देशों को उसने अटैक किया था और एनेक्स कर लिया था। तो नेपोलियन ने ये एक तरह से पॉलिसी बना के रखी थी कि जो ब्रिटिश गुड्स बिक रहा है यूरोप में, उसको किसी भी तरह की परमिशन नहीं हो। और उसने पूरी कोशिश की कि ब्रिटेन का जो गुड्स यूरोप में आके बिक रहा है वो ना बिके। इस वजह से जो ब्रिटेन की और कंपनियाँ थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और कंपनियाँ थी, वो उन्होंने
ब्रिटिश क्राउन से एक गुहार लगाई कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है उसको ख़त्म करिए, क्योंकि अब हमारे पास जो बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप, वो तो अब रहा नहीं। तो हम चाहते हैं इंडिया और इंडिया के जो ईस्ट में जो कंट्रीज़ है वहाँ पे हम व्यापार करें। और इसी को देखते हुए फिर हम देखेंगे कि बाद में जो मोनोपोली है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो ख़त्म की जाएगी। और ये सारी जो मैंने आपको कहानी बताई, इसके लिए नेपोलियन ने दो आदेश निकाले थे। एक था बर्लिन बर्लिन डिक्री ऑफ 1806 और दूसरा था मिलान डिक्री ऑफ 1807। और ये दोनों जो आदेश थे, इसमें कहा गया था कि ब्रिटिश गुड्स का किसी भी तरह का इंपोर्ट यूरोपियन टेरिटरी में वर्जित है। तो इस सब को देखते हुए जब इतना ज़्यादा विरोध हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली का विरोध हुआ, ब्रिटेन के जो भी और व्यापारी थे वो भी चाहते थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका भारत में जो व्यापार करने का मोनोपोली उसको ख़त्म किया जाता है। या मतलब भारत में जो भी चीज़ का व्यापार यहाँ पे कर रही है उसके लिए और ब्रिटेन की कंपनी आ सकती हैं, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चाय का व्यापार था और चाइना के साथ जो ट्रेड था उसमें उसकी मोनोपोली बरकरार रखी। मतलब चाइना और चाय के व्यापार में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी, और बाकी जो भी काम करने हैं या बाकी जो व्यापार है, कुछ चीज़ सामान बेचना है, मार्केट में एंट्री करनी है, उसमें जो मोनोपोली अभी तक मिली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अब उससे छीन ली गई। और इसी कारण से जो ब्रिटेन की और कंपनियां थी उनको रास्ता मिल गया, एक बहुत बड़ा बाजार मिल गया अपने सामान को डंप करने के लिए, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट की वजह से उन्होंने यूरोप में खोया था, वो बाजार अब उनको भारत में मिल गया। और इस एक्ट ने एक तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कम किया गया और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को बढ़ाया गया। और उसमें कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहे तो अपने अधीन जो भी एरिया आते हैं वहाँ पे अपने खर्चे निकालने के लिए लोकल्स जो गवर्नमेंट है उनको कह के टैक्स लगवा सकती है लोगों के ऊपर, और टैक्स मतलब रेस कर सकती है और टैक्स ले भी सकती है। साथ में हमने देखा था पिछले एक्ट में 10% डिविडेंड था, उसको बढ़ा के 10.5 कर दिया। मतलब इतना जो डिविडेंड है वो तो आपको हमको देना ही है। साथ में ये कहा गया कि जो इंडिया में कोर्ट्स हैं उसमें अभी तक जो इंडियन स्टेट के सब्जेक्ट थे वो नहीं सुने जा रहे थे, वो भी अब अलाउ कर दिए गए। साथ में यूरोपियन जो ब्रिटिश सब्जेक्ट थे उसके लिए तो अलाउ ही था। और एक बात और है कि इसमें इस एक्ट के तहत जो मिशनरीज थे उनको परमिशन मिल गई भारत में कि वो यहाँ पे आएँ। और जो धर्मांतरण है उसके लिए एक शब्द आता है प्रोसेलिटिजाइजेशन, तो धर्मांतरण का काम कर सके। तो मिशनरीज को इस एक्ट के तहत परमिशन मिल गई कि वो भारत में आए और अपनी ब्रांचेस खोलें। और भारत में जो क्रिश्चियनिटी है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा मतलब धार्मिक पद था बिशप का, उसकी जो बैठक थी वो कलकत्ता में थी। तो जब ये 1813 में अलाउ किया गया कि हाँ मिशनरीज़ को इंडिया में अलाउ किया जाता है कि वो आएँ यहाँ पे अपना धर्म का प्रचार करें, अपना धर्म मतलब क्रिश्चियनिटी का प्रचार करें और बहुत अधिक से अधिक लोगों को क्रिश्चियन बनाए, तो उसके लिए उन लोगों ने कलकत्ता के बिशप से बात की और उसके बाद सारी व्यवस्था उनकी बनाई गई। और इस एक्ट में पहली बार ये प्रावधान किया गया कि जो साइंस को बढ़ावा देना चाहिए और जो इंडियन लिटरेचर है उसके रिवाइवल के लिए बढ़ावा देना चाहिए, और इसके लिए सरकार ने 1 लाख रुपए का फंड ग्रांट किया। इसको आम भाषा में कहते हैं कि एजुकेशन के लिए फ़ंड था। और इस एक्ट ने ये बोल दिया कि अगले 20 साल तक जो भी सिनेरियो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी प्रिविलेजेस हैं वो बरकरार रहेंगे, और जो 20 साल बाद 1833 का एक्ट आएगा जिसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं, उसमें हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अब क्या करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेंट हेलेना एक्ट 1833 के बारे में, जिसको हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहते हैं। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।